हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मॉड्यूल 1 हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है। अभी तक हमारा जितना भी टॉपिक चला है ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स जिसमें डीसी लोड लाइन या फिर हम लोग डायोड कैपेसिटेंस की बात करें वो स्पेसिफाई कर दिया है पर्टिकुलर ब्रांच को। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था डायोड एज ए स्विच और सेकंड एप्लीकेशन हम डायोड का यूज रेक्टिफायर सर्किट के अंदर देख रहे हैं। हमने इसे पहले देखा था कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देन आफ्टर हमने टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर को देखा था, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका वर्किंग, इसका वेव फॉर्म का एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये इसके पैरामीटर्स को मैथमेटिकली निकालेंगे हम। इसके पैरामीटर्स, जो भी पैरामीटर्स आप याद कीजिए, हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ रेक्टिफायर देखे थे, जिसमें एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, रिपल फैक्टर आया था, वोल्टेज रेगुलेशन आया था, परसेंटेज रेगुलेशन आया था, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आया था। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पैरामीटर्स आए थे। तो मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट जो क्लास होगा, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आफ्टर वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जो टॉपिक है ये मॉड्यूल 1 के अंदर ऑल द ब्रांचेस को पढ़ना है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको ये मॉड्यूल 2 में पढ़ना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म देखा है, मैंने फिर से उसको एक बार यहां पे बना दिया। ठीक है, इनपुट वोल्टेज आप जो देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वो कहां, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो आता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, जाहिर सी बात है वोल्टेज हमारा क्या होगा, डाउन होके आएगा। इसका भी मैंने आपको रीजन बताया था। रीजन ये था कि हम जो आउटपुट यूज करेंगे वो ज्यादा वोल्ट का नहीं होना चाहिए, जबकि इनपुट में हम एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई जिसका वोल्टेज कितना 220 वोल्ट होता है, एसी सप्लाई जो हमारे घर में आता है करंट वोल्टेज, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है, उस 220 वोल्ट का 220 वोल्ट हमको आउटपुट में नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज अगर हम आउटपुट में लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि आप जानते हैं 2 से 4 वोल्ट के बीच में वर्क करता है, तो हमको क्या हो सकता है, वो डिवाइस को खराब कर सकता है। डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टेप डाउन वोल्टेज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करते हैं। तो हम लोग आज मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के डिफरेंट पैरामीटर्स का। तो सबसे पहला जो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, वो एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ द करंट होगा। हम वोल्टेज निकाल लेंगे और उसी को देख के करंट भी निकाल लेंगे, दोनों एक ही साथ हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा पैरामीटर है उसको हम लोग निकालते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ जो VI इज द इनपुट वोल्टेज, VI हमारा क्या है, एक साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज है। VI इज द, ये हमारा क्या है, VI इज द साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज, साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज and V is the voltage at secondary side of transformer, at कहां पे, secondary side of transformer, secondary side of कहां पे होगा, ट्रांसफार्मर पे, ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो कि एक स्टेप डाउन वोल्टेज होगा, जो कि क्या होगा, कम वोल्टेज होगा, स्टेप डाउन। तो हम लोग V को मान लेते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी। ये सेकेंडरी वोल्टेज है, इसको स्मॉल से हम डिनोट कर देते हैं, स्मॉल वोल्टेज V, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज। अब इसी वोल्टेज के हिसाब से डायोड हमारा
फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हुआ था, कल आपने देखा था। चलिए, तो पहला जो कैलकुलेशन हम करेंगे, इसमें फर्स्ट जो कैलकुलेशन हमारा होगा वो एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगा। फर्स्ट कैलकुलेशन यहाँ पे जो होगा दैट इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू, शॉर्ट में हम लिखते हैं एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? अगर आपको याद होगा तो मैंने फॉर्मूला लिखा था V एवरेज इक्वल टू V DC एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 टू टाइम पीरियड, और यहां पे जो वोल्टेज हम लोग V लेते हैं इंटू व्हाट dt, V इंटू व्हाट dt, डी ओमेगा टी। ठीक है, अब ये एवरेज वैल्यू आउटपुट का निकलता है, ये एवरेज वैल्यू क्या निकलता है? आउटपुट का निकलता है। तो हम आउटपुट देख रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना है, 0 से 2 पाई। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद, या वो एंगुलर टाइम जो है जिसके बाद वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करे। तो यहाँ पे वेव फॉर्म अपने आप को कहां पे रिपीट कर रहा है? 2 पाई के बाद। अब इस पूरे टाइम पीरियड को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 0 से पाई के बीच में और पाई से 2 पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में वेव फॉर्म मिलेगा हमको, कितना वैल्यू मिलेगा? इतना मिलेगा। और पाई से 2 पाई के बीच में हमारा v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये स्मॉल v है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 बाई टाइम पीरियड इसका 2 पाई है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2 पाई। टाइम पीरियड हेयर 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 पाई हो गया। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एंड हेयर व्हाट v d ओमेगा टी। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमको करना है। चलिए, अब हम करते क्या है कि इस लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, डिफिनेट इंटीग्रेशन का। इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे क्योंकि यहां देख रहे हैं हम 0 टू 2 पाई, दो पार्ट में ब्रेक है, एक 0 से पाई और दूसरा पाई से 2 पाई। तो इसको ब्रेक करो। 1 बाई 2 पाई को हम पूरा बाहर रखेंगे। इंटीग्रेशन 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई में v का वैल्यू कितना होगा? Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, कितना हो जाएगा? डी ओमेगा टी। ये इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, डी ओमेगा टी। ठीक है, प्लस अब ये कहां से कहां जाएगा? पाई से 2 पाई। अब बताइए ना, पाई से 2 पाई के बीच में वेव क्या है क्या? नहीं है। वोल्टेज की वैल्यू क्या है? 0 है। वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 0 मिलेगी। तो ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 डी ओमेगा टी। हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वोल्टेज हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेंगे। यहाँ हम लोग कौन सा वोल्टेज लेंगे? आउटपुट वोल्टेज लेंगे। यहाँ पर कौन सा वोल्टेज लेंगे? हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेंगे, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा? रिजल्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है। चलिए, तो ये वैल्यू जो हो गया, ये तो कंप्लीट 0 हो गया। दिस वैल्यू इज कंप्लीटली इक्वल टू व्हाट? 0। ओनली वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन। इसको हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो चलते हम लोग इधर निकाल लेते हैं। सो एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज VDC, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई, 1 बाई 2 पाई, और Vm इट इज एक्चुअली कांस्टेंट। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा Vm। और केवल इंटीग्रेशन हमको किसका करना पड़ेगा? साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है,
और लिमिट हम 0 to पाई पुट करेंगे। अब आप नीचे में ओमेगा नहीं लिख देना, कहना कि सर इंटीग्रेशन में तो नीचे में ओमेगा लिखना पड़ता है। नो, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप इसको एज्यूम करो साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता है, डिवाइडेड बाई नहीं करना। डिवाइडेड बाई तब होता है जब हम यहाँ ओमेगा नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज इक्वल टू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ माइनस साइन को हम बाहर निकाल देते, पुट कीजिए तो यहाँ क्या होगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। एंड इट इज व्हाट, वी एम पाई 2 पाई कॉस पाई का वैल्यू -1 एंड -1, -1 will become -2, माइनस विल बिकम प्लस, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका फाइनल जो आंसर आएगा Vm बाई पाई आ जाएगा। सो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू, VDC दिस इज इक्वल टू Vm बाई पाई। ये हमारा क्या आ गया, डीसी वैल्यू आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कितना होता है, मैक्सिमम बाई पाई, मैक्सिमम बाई पाई, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है ना। डीसी वैल्यू ऑफ करंट, डीसी वैल्यू ऑफ करंट, डीसी वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा, तो डीसी वैल्यू ऑफ करंट के लिए हम यहाँ पे आईडीसी लिखेंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, आई मैक्स बाई पाई के बराबर हो जाएगा। तो इन दिस वे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड डीसी वैल्यू ऑफ करंट हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर का निकाल लिया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद रखेंगे, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस पे, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर होने के बाद एक सेकंड पैरामीटर भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। सेकंड पैरामीटर का नाम है हमारा क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो एवरेज वैल्यू निकालने के बाद हम लोग आरएमएस वैल्यू को निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं इधर सेकंड नंबर, उसके बाद आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ सेकंड जो पैरामीटर हमारा निकलेगा वो निकलेगा आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ करंट भी लिख सकते हैं, वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसी को देख के करंट निकाल लेंगे। और आपको पता होगा कि आरएमएस वैल्यू को भी इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है, इसलिए इस चीज को भूलना नहीं है। किसी भी नेम से आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है। सबसे पहले आरएमएस वैल्यू जो होता है वोल्टेज का, VRMS, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो होता है रूट अंडर, आपने देखा था 1 बाई टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड, यहाँ वोल्टेज V, ठीक है, D ओमेगा टी, ये स्क्वायर होता है एक्चुअली, ओमेगा टी पूरे का रूट, इतना हमारा आया था। तो इसको भी हम लोग उसी हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। अंतर यही आएगा कि स्क्वायर लेना होगा हमको। VRMS दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 बाई टाइम पीरियड 2 पाई, ठीक है। एंड हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं यहां अंदर में 0 से पाई VM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस
क्या होगा, इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई, हमने लिमिट को ब्रेक कर दिया जैसे वहां पे ब्रेक किया था, पाई से 2 पाई, ठीक है। और पाई से 2 पाई के बीच में तो ये 0 होगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां डायरेक्टली 0 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल इंटीग्रेशन, पूरे का रूट, ये पूरा का क्या होगा, रूट। चलिए, तो वो तो खत्म हो गया। लास्ट जो टर्म पाई टू 2 पाई है, इसमें तो हमारा वेव फॉर्म है ही नहीं, दिस इज व्हाट इक्वल टू 0। ये एरो हम क्या बता रहे हैं, 0 हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू RMS वैल्यू V रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दिस इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले तो आप इसको निकाले, ये पूरा रूट के अंदर है, तो ये V मैक्सिमम स्क्वायर बाई 2 पाई है ना, और इंटीग्रेशन 0 से पाई करना है आपको। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं करना, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दें। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 और इनटू व्हाट, डी ओमेगा टी, इतना हो गया। अब ये 2 को आप बाहर करें इंटीग्रेशन से, रूट अंडर V मैक्सिमम स्क्वायर बाई 4 पाई एंड डू द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करें और लिमिट पुट करें। देखो ये 2 तो बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, ओमेगा टी, लिमिट पुट होगा 0 से पाई, और कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। अब यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 तो नीचे देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हमको बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ 2 देना जरूरी होगा। एंड इसको भी लिमिट 0 से पाई पुट करेंगे, तो हो गया इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट V RMS, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, निकालिए, ये V मैक्सिमम स्क्वायर बाई 4 पाई, ठीक है, एंड यहां पे पुट करेंगे तो पाई माइनस 0, अपर लिमिट पाई, पूरे इसमें पूरा में पुट करना है, पूरा में पुट करेंगे तो एक बार पाई एक बार 0, तो पाई माइनस 0, और यहां अगर तुम पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई साइन 0 हो जाता है, और साइन 0 ऑलरेडी 0 होता है, तो ये तो कंप्लीट हमारा 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया, और ये ऑलरेडी हमारा 0 हो गया, ठीक है ना, दोनों 0 हो गया। बस क्या गया, केवल और केवल पाई बचा, केवल क्या बचा, पाई बचा, तो इस पाई से इस पाई को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनल जो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमको मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिलेगा, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V मैक्सिमम बाई 2, V मैक्सिमम बाई 2 इज द RMS वैल्यू इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का RMS वैल्यू। सिमिलरली आप करंट भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम यहां नीचे लिख देते हैं, सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, RMS वैल्यू ऑफ करंट कैसे दिया जाएगा,
आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का नोटेशन होगा आई आरएमएस, और सेम वोल्टेज की तरह हम निकालेंगे, खाली अंतर होगा यहाँ मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई 2। तो इन दिस वे हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट निकाल लिया किसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, किसी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। ठीक है, चलिए तो इस दोनों को आपको लिखना है, इस दोनों को लिखना है, इसको आप अलग कर दे क्योंकि ये अलग कैलकुलेशन है सेकेंड नंबर का, और यहां कैलकुलेशन है। यहां के बाद हम लोग कहां गए हैं, यहां के बाद हम लोग यहां पे गए। तो अब आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में अगर हम डीसी वोल्टेज की बात करें या एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज की बात करें, आउटपुट एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज की, तो वो V मैक्स बाई पाई होगा। करंट की बात करेंगे तो I मैक्सिमम बाई पाई, वेयर I मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट जो इनपुट में हमारा यहाँ पे होता है। उसी तरह अगर आरएमएस वैल्यू अगर हमको निकालने को बोलेगा तो आरएमएस वैल्यू का मैंने कैलकुलेशन किया है, और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट का आरएमएस वैल्यू जो होता है आउटपुट का होता है, इनपुट का नहीं। ये किसका निकाल रहे हैं हम, आउटपुट का, इसका निकाल रहे हैं, दिस वन, इसको निकाल रहे हैं, है ना, इसको देख करके पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो क्या होता है, V मैक्सिमम बाई 2 और I आरएमएस बाई I मैक्सिमम बाई 2 करंट के केस में होता है। ठीक है, अब यहां से आप है ना फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से आप पिक फैक्टर निकाल सकते हो, सारा वैल्यू निकाल सकते हो ना। ठीक है, पहले इतना लिखो फिर निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग कुछ और पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो 2 पैरामीटर हम लोग निकाल चुके हैं। थर्ड पैरामीटर हम लोग पिक वैल्यू निकालेंगे। हम लोग थर्ड पैरामीटर पिक फैक्टर निकालेंगे, या पिक वैल्यू बोला जाता है, पिक फैक्टर। चलिए तो पिक फैक्टर हम लोग निकालते हैं। पिक फैक्टर क्या होता है, पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। पिक फैक्टर, पिक फैक्टर दिस इज इक्वल टू पिक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। निकालिए कितना होगा, व्हाट इज पिक वैल्यू। हम वोल्टेज या करंट दोनों के टर्म में निकाल सकते हैं। दोनों के टर्म में निकालेंगे तो वोल्टेज के टर्म में निकालेंगे तो यहाँ Vm लिखेंगे, करंट के टर्म में निकालेंगे तो Im लिखेंगे। पिक वैल्यू क्या होगा इसका, पिक वैल्यू Vm होगा, करंट के टर्म में Im होगा, एंड डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। अगर वोल्टेज ऊपर लियो तो नीचे भी आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज लेना होगा। और अभी अभी आप देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कितना आया है, V मैक्सिमम बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो गया। एकदम याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पिक फैक्टर कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर हमारा कितना होता है देखते हैं हम लोग। फॉर्म फैक्टर का डिफिनेशन होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो फॉर्म फैक्टर दिस विल बी द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इक्वल टू आरएमएस वैल्यू कितना है, वोल्टेज के टर्म में अगर लिखेंगे तो V मैक्सिमम बाई 2, करंट के टर्म में लिखेंगे तो I मैक्सिमम बाई 2, और एवरेज वैल्यू क्या आया है वोल्टेज के टर्म में V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, यहां से Vm से Vm कैंसल होगा और ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है ना,
एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पाई 180 नहीं रख देना है, 3.14 रेडियन में डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा 1.57। 1.57, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1.57। यूनिट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वोल्टेज वोल्टेज का रेशियो है, तो आपका फॉर्म फैक्टर निकल गया, पिक फैक्टर निकल गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग रिपल फैक्टर भी निकाल के इसका देख सकते हैं। तो चलते हैं रिपल फैक्टर निकाल लेते हैं। रिपल फैक्टर यहां पे निकाल के आपको बताते हैं। 5वां नंबर, 5th नंबर, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, ठीक है, जिसको कैपिटल टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड दिस कैपिटल टाउ इज नथिंग, रिपल फैक्टर का डिफिनेशन है वी ए सी डिवाइडेड बाई वी डी सी। अच्छा, वी ए सी को हम लोग कितना लिखेंगे, आरएमएस वैल्यू माइनस डीसी का, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें पीछे मैंने बताया है इसको, ये क्या होता है, वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी डी सी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वी डी सी। अगर हम यहां से वी डी सी कॉमन ले और रूट के बाहर कर दे तो यहां हमको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर एम एस डिवाइडेड बाई वी डी सी स्क्वायर माइनस हियर 1, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाई वी डी सी। और ये जो डीसी मैंने बाहर निकाला है यहां आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, बस मैंने VDC को रूट के बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये नीचे मिटा दीजिए, पहले का है, इसको हम मिटा देते हैं। VDC कैंसिल आउट हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू टू गेट द रिपल फैक्टर। सो रिपल फैक्टर दिस इज इक्वल टू रूट अंडर आरएमएस वैल्यू कितना होता है, V मैक्सिमम बाई रूट 2, ये पूरे का है, ऐसा नहीं, M डिवाइडेड बाई 2 आप समझ लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 एंड DC इज नथिंग बट VM डिवाइडेड बाई पाई, पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा रूट के अंदर है। VDC तो कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल करेंगे, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 ऑलरेडी हम लोग यहां निकाल चुके हैं, 1.57 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको आप निकाल के चेक करें, एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। वैसे मेरे पास जो निकल के रखा हुआ है इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1.21, ठीक है, ये हमारा कितना आया है 1.21, लेट मी चेक, यस 1.21, एक बार आप चेक कर लेंगे 1.21, ये रिपल फैक्टर हमारा आया है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम इसके एफिशिएंसी को लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 40% इफिशियंसी इसका होता है। उसके लिए हमको फिर पावर का रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा, तो उस चीज को पढ़ने में फिर टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इफिशियंसी याद रखेंगे, इफिशियंसी लिख लेंगे, और इसके लगभग यही पैरामीटर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं निकालने के लिए, इसको नोट करें। चलिए, तो नेक्स्ट कुछ और पैरामीटर हम लोग देख लेते हैं। इफिशियंसी इसकी 40.8% होगी, जो कि बहुत कम इफिशियंसी है।
इफिशियंसी का डेरिवेशन हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें पावर इनपुट पावर आउटपुट का कंसेप्ट है जो हमारे लिए रिक्वायर नहीं है, ठीक है, इसको उसको हम नहीं देखते हैं। डायरेक्ट खाली आप इफिशियंसी याद रखेंगे कितना है 40.8%। इसका ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.286 होता है, इसका भी डेरिवेशन है, इसको भी हम लोग स्किप करते हैं, ये लो हुआ। अब देखो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का क्या मतलब होता है। अगर मान लो कि कोई ट्रांसफार्मर है मेरे पास, उसकी रेटिंग, ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम यहां पे लिखते हैं, इस चीज को यहां पे लिखते हैं, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। लेट ए ट्रांसफार्मर रेटेड एज 1 kVA। ट्रांसफार्मर हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर में रेटिंग होती है, वोल्ट एम्पियर में हम लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग करते हैं। इट मींस दैट इज 1 kVA मतलब किलो है तो 1000 वोल्ट एम्पियर। सो पावर डिलीवर एट लोड by rectifier by half wave rectifier is given by equal to transformer utilization factor into rating। ट्रांसफार्मर की रेटिंग और ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया है 0.286, और रेटिंग कितनी है इसकी 1000। यहां से हटाएंगे कितना आ जाएगा 286 वाट। और इलेक्ट्रिकल में हम किलो वाट की बात करते हैं, वाट हमारा कम हुआ, वाट हमारा क्या हुआ कम हुआ, तो आप देख रहे हैं कि बहुत कम पावर डिलीवर होगा, ठीक है। ऐसे तो हम मशीन का हॉर्स पावर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो लो TUF होने से क्या होगा, आउटपुट में एट लोड पे जो हमको पावर मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, वेरी लेस पावर हमको मिलेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि पावर एम्पलीफायर के केस में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज मैक्सिमम हम लोग नहीं करते हैं। और भी इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने कल भी आपको इससे पहले लेक्चर में बोला था कि आप डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। एक तो इफिशियंसी इसकी पुअर है, ठीक है, TUF भी इसका लो है। अच्छा, रिपल फैक्टर हाई है, रिपल फैक्टर हाई है, रिपल फैक्टर 1 से ज्यादा अगर होगा तो हाई होगा, 1 से कम होना चाहिए। रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, लेकिन ये 1 से ज्यादा है, 1.21 है, तो रिपल फैक्टर इसका हाई है। मतलब क्या कि इसके जो आउटपुट वेव फॉर्म हमको मिलेगा, जो आउटपुट हमको वेव फॉर्म मिलेगा उसमें वेरिएशन ज्यादा मिलेगा, उसमें वेरिएशन, रिपलिंग मतलब क्या होता है, वेरिएशन हमारा क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर हाफ वेव रेक्टिफायर। देयर आर सो मेनी disadvantages of half wave rectifier, that's why we are using what full wave rectifier हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लिखिए इसको आप नोट में लिख लेंगे, आप इसके बाद जस्ट लिख सकते हैं नोट करके TUF के बारे में हमने इसके जस्ट बाद ये नोट आपको यहाँ बताया है, ये नोट आपको बताया है। चलिए लिखिए।